उसे नहीं पता था क्या सही था क्या गलत था। उसे फिलहाल ये डर सता रहा था कि अगर वैभव उससे दूर चला गया तो और कभी उससे दोबारा नहीं मिलेगा। वो उसे बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन वैभव की ये बातें सुनकर संजू को ध्यान आया कि उसने आखिर क्या बोला। वो अच्छे से जानती थी उसका पूरा परिवार उससे कितना प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। वैभव ने प्यार से संजू के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पता है मां पिता बहुत नसीब वालों को मिलते हैं जो तुम्हें मिले हैं, और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी भी उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में मत सोचना। और बात रही हमारी। फिर वो संजू के चेहरा अपने दोनों हाथों को थामते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं सिर्फ अपनी बंदरिया से प्यार करता हूं और हमेशा उसी से करूंगा, चाहे मुझे तुमसे जिंदगी भर के लिए दूर रहना पड़े, तब भी ये वैभव सिंह सिर्फ तुम्हारा रहेगा, समझी? संजू ने अपनी नम आंखों से वैभव को देखा और उसके सीने से लग गई। उसने रोते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे रहूंगी, मुझे आपकी याद आएगी। वैभव ने भी नम आंखों से उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि जब भी तुम मुझे याद करोगी तुम मुस्कुराओगी, न कि आंसू बहाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगी, बिल्कुल ऐसी ही रहोगी जैसी हो, क्योंकि मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो। मैं नहीं चाहता तुम में जरा सा भी कोई बदलाव आए। अगर कभी जिंदगी में दोबारा तुमसे मिलूं तो मुझे अपनी वही लड़ती झगड़ती बंदरिया चाहिए, वही जो कभी अपनी गलती नहीं मानती और लाखों का चेक मेरे मुंह पर लेने से मना कर देती है। यह सुनकर संजू रोते रोते हंस दी। उसने वैभव के सीने पर मारते हुए कहा, मुझे बंदरिया मत कहिए, खुद को देखा है, करेले जैसी सूरत बनाकर रखते हैं अपनी। यह सुनकर वैभव भी रोते रोते हंस दिया। संजू ने फिर अपने गले में मौजूद एक गोल्ड की चैन को निकालते हुए वैभव के हाथ में रखते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना ताकि आपको हर पल मेरी याद आए और आप किसी और के बारे में सोचे भी ना। वैभव ने उस चैन को अपनी मुट्ठी में भर लिया और कसकर संजू को गले से लगा लिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। कुछ देर बाद ताहिरी ने वैसे ही संजू को घर छोड़ दिया जैसे वो उसे लेकर आई थी प्रेजेंट। वैभव से आखिरी मुलाकात को याद करके संजू मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें नम थीं। स्नेहा और टीना ने उसके हाथ पर अपना अपना हाथ रखा। संजू ने अपनी नम आंखों को साफ करते हुए हंसते हुए कहा, अरे मैं ठीक हूं, और हां कभी उन्हें बुरा मत कहना। यह सुनकर टीना और स्नेहा उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना सर झुकाते हुए नाटक करते हुए बोली, जी देवी, हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम आपके अमीरजादे को आपके सामने बुरा ना कह दें। आए थे। उनकी नौटंकी देखते हुए संजू हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, चलो अब बहुत हो गया, कहीं और घूम कर आते हैं। यह सुनकर टीना और स्नेहा खुश हो गई और तीनों घूमने के लिए निकल पड़ी। न्यूयॉर्क में उसी सबसे बड़े और खूबसूरत बंगलों में, जिसका नाम भी एस बंगलो ही था, वैभव के रूम में वैभव सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। उसने इस समय एक ब्लैक टी शर्ट और एक ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था। अपने एक हाथ में एक ब्लैक कलर की चमकती हुई घड़ी और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समय उसका ध्यान बार बार हट रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने लिए कॉफी मंगवाई। लैपटॉप फाइल्स को साइड में रखकर वो शांति से कॉफी पीने लगा। कॉफी पीते पीते अपने बेड के पास गया और उसके साइड टेबल में एक ड्रॉर को एक चाबी से खोला और उसमें से एक चैन निकाली और वो उसे देखने लगा। वो आईने के पास गया। उसने वो चैन अपने गले में पहन ली और आईने में ही देखने लगा, और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकल गईं, जिनको उसने बिल्कुल भी साफ नहीं किया और ना ही उन्हें बहने से रोका। यह संजू की दी हुई ही चैन थी, जिसको वो रोज सोने से पहले पहनता था और जागने के तुरंत बाद ही इसे उतार कर अपनी जगह रख देता था। वो बालकनी में गया और बाहर अंधेरे को देखते हुए वापस अपनी कॉफी पीने लगा। युवराज के रूम में एरिना अपनी कुछ फाइल्स देख रही थी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि एरिना युवराज के रूम में क्या कर रही है। तो एरिना और युवराज की शादी कुछ महीनों पहले ही हो चुकी थी। उनकी शादी एरिना के रीति रिवाजों के साथ हुई थी, यानी कि चर्च में, और यह शादी खुद महिका ने करवाई थी। तो दोनों इस पर कोई सवाल भी नहीं कर सके और सब उन दोनों को फोर्स करने लग गए थे।
वैसे तो युवराज बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन महिका का कहना उसे मानना ही पड़ा और एरिना से शादी करनी ही पड़ी। एरिना अभी भी फाइल्स में खोई हुई थी कि तभी बाथरूम से युवराज बाहर आया और वो बिना एरिना की तरफ देखे ही उसी रूम में मौजूद एक दूसरे रूम में चला गया जहां पर एक और बेड था। उस रूम के दरवाजे को बंद होता देख एरिना एकटक उस दरवाजे को देखने लगी। फिर उसने जल्दी ही अपना सर झटक दिया और फाइल्स रख दी और रूम की लाइट ऑफ कर दी और वो उस बड़े से बेड पर लेट गई। लेटते ही उसकी नजर बेड पर अपने साइड में खाली जगह पर गई जो युवराज की थी और वो हमेशा से खाली ही रही थी। एरिना ने करवट बदल ली और उसके पिलो पर उसके आंसू गिरने लगे। जब एरिना रोते रोते सो गई और गहरी नींद में चली गई, तब उस रूम का दरवाजा खुला जिसमें युवराज गया था। वही महिका के स्टडी रूम में महिका अभी भी काम कर रही थी। सुबह से उसके बाल एक बन में बंधे हुए थे, लेकिन इस समय उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को खुला छोड़ रखा था। तभी उसकी नजर अपने हाथ में बंधी घड़ी पर गई। टाइम देखकर उसने काम करना बंद कर दिया और कुछ देर बाद वो अपने रूम में जाने लगी। रूम में जाने से पहले वो एक रूम में गई जहां वासु था। ये वासु का पर्सनल रूम था जिसमें वो अपनी पढ़ाई और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अभी भी वो पढ़ते पढ़ते वही चेयर पर सो चुका था। महिका पहले एकटक उसे देखती रही और उसे आराम से उठाकर वहीं मौजूद एक रूम में ले जाकर उसे बेड पर बिठा दिया और कुछ देर तक उसका सर सहलाती रही, जिससे पूरे वक्त वासु के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। महिका उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके रूम से निकल गई। महिका अपना फोन चलाते चलाते अपने रूम की तरफ बढ़ गई कि उसे ताहिरी का रूम दिखाई दिया, जिससे एक पल के लिए वो रुक गई और वो सीधा ताहिरी के रूम में चली गई, जहां उसने देखा ताहिरी हमेशा की तरह ही बेढंग तरीके से सो रही थी। बेढंग पशेतकी। महिका ने अपना नामे सर हिलाकर उसके पैरों को सही कर दिया। तभी उसने देखा कि ताहिरी अपने फोन को अपने सीने से लगाकर सो रही है और यह पहली बार नहीं था जब महिका ये देख रही थी। जब भी वो ताहिरी के रूम में आती थी तब वो ताहिरी को ऐसे ही देखती थी। वो हमेशा अपने फोन को सीने से लगाकर सोती थी और यह बात महिका को काफी अजीब लगती थी, क्योंकि ताहिरी पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। उसने आज सोचा कि वो देख ही ले, आखिर ताहिरी अपने फोन को ही सीने से लगाकर क्यों सोती थी। उसने उसके फोन को उसके हाथ से निकाला और जैसे ही वो उसकी स्क्रीन देखने वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। चक्को मौसीकी शुरू की। अपने फोन को देखकर महिका ने बिना ताहिरी के फोन को देखे ही उसे बंद करके साइड टेबल पर रख दिया और रूम की लाइट ऑफ करके साइड टेबल ऑन कर दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके अपने फोन को पिक करते हुए उसके रूम से निकल गई। अपने रूम में पहुंचकर महिका ने फोन साइड टेबल पर रख दिया और अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक दिया और रूम की सारी लाइट बंद करके सीधा बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने बैठकर गुस्से में पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाईं। तभी उसकी नजर उसके रूम की खुली हुई खिड़की पर गई, जहां से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं और आसमान में चमकता हुआ चांद साफ साफ नजर आ रहा था और उसकी रोशनी सीधा महिका के रूम में पड़ रही थी। महिका कुछ पल तक चांद को घूरती रही, फिर उसने चांद को देखते हुए ही कहा, अब समझ आया आखिर कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है। इतना कहकर वो बेड पर से उठी और खिड़की के पास गई। उसने चांद को देखते देखते खिड़की बंद कर दी और पर्दे अच्छे से लगा दिए। अब जो उसके रूम में थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी गायब हो चुकी थी। अगली सुबह न्यूयॉर्क MC बंगलो में महिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने आज फिर से एक बिजनेस सूट पहन रखा था और हमेशा की तरह ऊपर एक बेहद खूबसूरत लॉन कोट डाला हुआ था। वो अपने आप को आईने में देख रही थी। सिंडी ही कहता है विषय हमेशा अपने आप को देखकर कुछ अजीब लगता था। उसने खुद को देखते हुए कहा, क्या अधूरा है इस शीट मेरा क्या रे। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ दिया। तभी उसका फोन बजने लगा, जिससे महिका का ध्यान टूटा। वो अपना बैग लेकर रूम से निकली और उसके रूम से निकलते ही उसके पीछे कुछ सर्वेंट्स चलने लगे। महिका सीधा डाइनिंग टेबल पर गई, जहां सब पहले से ही मौजूद थे।
महिका जाकर हमेशा की तरह चुपचाप बैठ गई। सुमन काकी ने प्यार से उसे नाश्ता सर्व किया और महिका चुपचाप खाने लगी। रंजित महिका को देख रहा था और बाकी सब भी आज उसे काफी घूर रहे थे और यह बात महिका को साफ साफ महसूस हो रही थी, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा। नाश्ते करने के बाद महिका ने युवराज और वैभव को इशारा किया। दोनों ने अपना सर हिला दिया। महिका ने फिर रंजित को देखा, जो काफी देर से उसे ही देख रहे थे। महिका के एकदम देखने से रंजीत हड़बड़ा गए। उन्होंने हल्का खांसते हुए कहा, प्रिंसेस, वो मैं सोच रहा था काफी वक्त से किसी ने कोई शॉपिंग नहीं की है, तो सब शॉपिंग करने चलते हैं। वासु ने भी जल्दी से कहा, हाँ दी, चलते हैं ना, मजा आएगा। ताहिरी ने कहा, हाँ मैं भी कब से बिजी थी, अब जाकर फ्री हुई हूं। यह सुनकर महिका ने उसे घूर कर देखा, जिस पर ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ फ्री नहीं हूं, समझ गई, लेकिन कुछ वक्त के लिए तो फ्री हो सकती हूं। महिका ने कुछ नहीं कहा। मुकेश और बाकी सब ने फिर सुमन काकी को इशारा किया। सुमन काकी ने अपना सर हिलाया। उन्होंने महिका से कहा, प्रिंसेस सब सही कह रहे हैं, आप भी हमेशा अपने काम में खोई रहती है, सब साथ चलते हैं, थोड़ा सब साथ में वक्त भी बीता लेंगे। सब महिका के जवाब का इंतजार करने लगे, क्योंकि सब जानते थे महिका किसी के सवाल का जवाब दे या ना दे, सुमन काकी का जवाब जरूर देंगी, क्योंकि वो उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करती थी। महिका ने सुमन काकी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है काकी। यह सुनकर सब खुश हो गए। सुमन काकी ने प्यार से महिका के सर हाथ फेरा। वासु और ताहिरी ने खुश होकर महिका को गले लगाते हुए कहा, हम तो सब कुछ ले लेंगे। महिका उन्हें देखकर हंसने लगी। रंजित और मुकेश महिका को देखकर मुस्कुरा दिए। महिका फिर वहां से निकल गई और युवराज और वैभव महिका के पीछे चले गए। महिका के जाने के बाद मुकेश ने रंजित से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने अचानक से ऐसा प्लान क्यों बनाया? क्या तुम कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? रंजित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं सोच रहा था कि प्रिंसेस को एक डेट पर भेजा जाए। मैंने एक लड़का देखा है, काफी अच्छा है, एक बिजनेसमैन ही है। कब तक प्रिंसेस अकेली रहेगी? उसे भी एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है।